पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन है कि जस्ता, अल्युमिनियम, कॉपर, जस्ता और एल्युमिनियम। तो हमको पता है कि जस्ता और एल्युमिनियम के ऑक्साइड ऐसे हैं कि वो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और भस्म से भी अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक और एल्युमिनियम। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है कि सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सोडियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम और उसके नीचे जिंक धातु। ऑप्शन बी सही है। एक बार एजिया या अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है कि 1:2, 1:3, 2:1, 3:1। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3:1। अम्लराज में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है और इसमें सोना को गलाने की भी क्षमता होती है। अधातुओं में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट का, सल्फर का, हीरा का, फास्फोरस का। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो इसका घनत्व तो सबसे उच्च होता है। अगला प्रश्न है कि द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन है कि सीसा, प्लेटिनम, मरकरी, बिस्मथ। तो एकमात्र धातु जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है वह है मरकरी, और एकमात्र अधातु जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है वह ब्रोमीन होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी। विद्युत की सुचालक अधातु है। अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन है कि सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, बिस्मथ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। पारा एक ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत की अचालक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्कृष्ट गैस है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, हीलियम। प्रकृति में 6 उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जब कोई परमाणु धन आयन में परिवर्तित होता है तो उसका आकार, ऑप्शन है कि घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, ये सब है। जब कोई परमाणु धन आयन में परिवर्तित होता है तो उसके लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन खोता है, और जब अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है तो अंतिम कक्ष समाप्त हो जाती है, तो उसकी त्रिज्या घट जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। जब परमाणु ऋण आयन बनेगा, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जो अंतिम कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल कम होगा और वो थोड़ा फैल जाएगा। तो ऋण आयन का आकार परमाणु के आकार से बड़ा होता है, धन आयन का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस अणु पर वैद्युत संयोजक बंधन है। ऑप्शन है कि सोडियम क्लोराइड, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन। जब परमाणु पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं तो वैद्युत संयोजक बंधन बनता है,
और जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो सह संयोजक बंधन बनता है। वैद्युत संयोजक बंधन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले यानी धातु और अधातु होने चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है कि एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो धातुएं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। जो धातुएं निष्क्रिय होती हैं वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और जो धातुएं क्रियाशील होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये निष्क्रिय धातुएं हैं, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एल्युमिनियम क्रियाशील धातु है, यह संयुक्त अवस्था में यानी यौगिक की अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। खनिजों और अयस्कों के परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, धातुओं की उपस्थिति वाले खनिज ही अयस्क होते हैं। अब पहला ऑप्शन है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क केवल वो खनिज होते हैं जिनमें धातुएं पाई जाती। ये सही है कि जितने भी अयस्क होंगे वो खनिज ही होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी खनिज अयस्क होते हैं। गलत इसमें चुनना है। अयस्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है कि 2, 3, 4, 5। तो अयस्क मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क और हैलाइड अयस्क। 5 प्रकार के अयस्क होते हैं। सोडियम धातु मुख्यतः किस प्रकार के अयस्क से प्राप्त होती है। ऑप्शन है कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड। तो सोडियम का मुख्य अयस्क सोडियम क्लोराइड है जो एक हैलाइड है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हैलाइड। अगला प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि बर्नौली की विधि, लेंज की विधि, डाउन्स की विधि, साल्वे की विधि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाउन्स की विधि। जस्ता धातु का कार्बोनेट अयस्क है। ऑप्शन है जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ये सभी। तो जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क है, कैलेमाइन कार्बोनेट अयस्क है, जिंकाइट ऑक्साइड अयस्क है। प्रश्न में कार्बोनेट पूछा गया है तो ऑप्शन बी सही है, कैलेमाइन। सीने बार किस धातु का अयस्क होता है। तांबा, एल्युमिनियम, पारा, जस्ता। तो सीने बार HgS जिसका अणुसूत्र होता है मर्क्यूरस सल्फाइड, यह पारा का अयस्क होता है। ऑप्शन सी। गैलेना किस धातु का अयस्क है। पारा, टीन, सीसा, चांदी। गैलेना PbO यानी लेड पर ऑक्साइड, तो यह सीसा का अयस्क है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन है कि बक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, पाइराइट। तो बक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट ये तीनों ही एल्युमिनियम के अयस्क हैं। पाइराइट कॉपर का अयस्क है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइराइट। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। सोना, लोहा, जस्ता, टीन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा के अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि भर्जन, जारन, निस्तापन, निछालन।
तो वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्तापन कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायु की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म करना जारण या भर्जन कहलाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा निस्तापन सी। जारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन है ऑक्साइड अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए, ये सभी। तो जारण की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यह सल्फाइड अयस्क के साथ किया जाता है, ताकि सल्फाइड अयस्क में उपस्थित सल्फर वायु के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा सल्फाइड अयस्कों के लिए। अगला प्रश्न है कि धातुओं के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है कि ऊष्मा द्वारा अवकरण, रासायनिक अवकरण, वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण, जारण द्वारा अवकरण। तो ऊष्मा द्वारा अवकरण सही है। यह किया जाता है निम्न क्रियाशील धातुओं के द्वारा। दूसरा है कि रासायनिक अवकरण, यह भी सही है। इसका उपयोग किया जाता है मध्य क्रियाशील धातुओं के लिए। तीसरा है कि वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण, यह भी सही है। इसका उपयोग किया जाता है उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए। तो हमारा सही उत्तर होगा जारण द्वारा अवकरण। यह गलत है, डी। प्राकृतिक अयस्कों के सांद्रण के क्रम में प्राप्त होने वाले अवांछनीय पदार्थों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि धातु मल, गैंग, एनोड मड, आधात्री। तो सही उत्तर हो जाएगा गैंग। अशुद्धियां जो सांद्रण के क्रम में अलग होती है वो गैंग कहलाती है। धातु कर्म को विभाजित किया जाता है मुख्यतः 4 चरणों में, 5 चरणों में, 3 चरणों में, 6 चरणों में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 चरणों में। इसमें सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण करते हैं, दूसरे चरण में सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, तीसरे चरण में ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं और चौथे चरण में प्राप्त धातु को शुद्ध करते हैं, शोधन करते हैं। तो 4 चरण में धातु कर्म होता है।